Hello students, how are you all? I hope you may be fine. Today I am proceeding with the new topic in Age of Industrialization. 3.3 Manchester comes to India. अभी तक हमने देखा the Britishers were taking away the Indian goods from India. अभी तक भारतीय सामान लेकर जा रहे थे उन लोग, पक्का माल, बने हुए क्लोथ. And till we have kind of gone through the condition of the weaver also. Now we will come to the next interesting topic. Manchester comes to India. First to know what is Manchester. Manchester is a leading industrial city in Britain. ये industrial city है. अब Manchester comes to India. What does it mean? इसका मतलब क्या है? तो देखिए, सुनिए पहले. In 1772, Henry Patullo, a company official, said that the demand for the Indian textile could never reduce. Henry Patullo ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल थे. इन्होंने कहा था कि जो इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड है वो कभी भी नहीं कम होगी. Since no other nation produce goods of the same quality, क्योंकि कोई भी दूसरा राष्ट्र जो है वो सेम क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता. मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी के कौन बनाते थे टेक्सटाइल? इंडियंस बनाते थे. बट by the beginning of the 19th century we see the beginning of a long decline of textile exports from India. जो भारत से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता था, जब ब्रिटिशर्स को मोनोपोली मिली तो वो ले जाते थे अपने पोर्ट से, अपने शिप्स में. लेकिन फिर भी जब 19th सेंचुरी की शुरू में एक डिक्लाइन क्यों हो गया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया? In 1811 and 12, the price goods accounted for 33%. प्राइस गुड कितना होता था? 33% of India's export. But by 1850-51, it was no more than 3%. अभी मैंने बताया कि हेनरी पैटेलो ने ये कहा था कि जो कंपनी ऑफिशियल थे कि जो डिमांड है इंडियन टेक्सटाइल की वो कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी दूसरा नेशन भारत के जैसे क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता. फिर भी 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक लॉन्ग डिक्लाइन शुरू हो गया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का. भारत से बना हुआ जो जाता था उसमें गिरावट आ गई. 1811-12 में प्राइस गुड्स का जो अकाउंट था वो 33% था इंडिया से एक्सपोर्ट. बाय 1850-51 सिर्फ 40 साल के डिफरेंस में, जस्ट 40 years डिफरेंस, इट वाज नो मोर देन 3%. व्हाई डिड दिस हैपन? क्यों ऐसा हुआ? व्हाट वाज द इम्प्लीकेशन? नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स कम टू सी अबाउट दैट. Come to the next point. Why did this happen and what were its implication? Why the price goods which were going from India was 33% in 1811 and 12 and it has declined to just 3% in 1850 and 51. Why did this happen? ऐसा क्यों हुआ? क्यों भारत का एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ? और इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? इम्प्लीकेशन मीन्स पॉसिबल इम्पैक्ट. प्रभाव क्या पड़ा? क्यों डिक्लाइन हुआ? लिसन केयरफुली. As cotton industries develop in England, industrial groups begin worrying about import from other countries. धीरे धीरे कॉटन इंडस्ट्री कहाँ डेवलप होने लगी? इंग्लैंड में. इंग्लैंड क्या करता था? इंग्लैंड दूसरे देशों से कच्चा कॉटन मंगाता था, रॉ कॉटन, और उसको फिनिश प्रोडक्ट में बनाता था. So cotton industry developed in England. The industrial group, वहाँ के जो industrial groups थे, they begin worrying about imports. ब्रिटेन के, इंग्लैंड के जो industrial group थे उनको चिंता होने लगी import from other countries. मतलब क्या? They begin worrying about the import from other countries. They pressurize the government to impose import duties on cotton textiles. देखिए,
जब कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुई इंग्लैंड में, वहां के इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को ये चिंता सताने लगी कि जब दूसरे देश से इंपोर्ट आएगा, कॉटन के बने हुए सामान आएंगे, तो हम जो हमारे इंडस्ट्री में बना रहे हैं वो कहाँ बेचेंगे। If the imports are going to flow from other countries, what about that cotton products which we are making here? Where we will go to sell it? हम कहाँ इसे बेचेंगे? So they pressurize the government. इसलिए उन्होंने अपनी सरकार को प्रेशराइज किया, वहां दबाव डाला, to impose import duty on cotton textile, जो दूसरे देशों से आ रहा है कॉटन का बना हुआ माल सामान, उसके ऊपर इंपोर्ट चार्ज लगाइए, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाइए, so that Manchester goods could sell in Britain without facing any competition from outside. बाकी देशों से बना हुआ सामान आएगा, वो हमसे अच्छा होगा, तो आसानी से हमारे मार्केट में बिक जाएगा, और हम जो हमारे देश में बना रहे हैं वो कहाँ बेचेंगे जाके। इसीलिए इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के मालिकों थे, उनका ग्रुप था, उन्होंने अपने सरकार को प्रेशराइज किया, दबाव डाला कि दूसरे देशों से जो सामान आ रहे हैं उन पे इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाए, मोस्टली किस पे, कॉटन टेक्सटाइल्स पे। अगर इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देंगे उनके ऊपर, तो हम अपने देश में हमारा सामान आसानी से बेच लेंगे, विदाउट फेसिंग एनी कॉम्पिटिशन फ्रॉम आउटसाइड। इतना ही नहीं, चलिए देखते हैं और क्या क्या किया इंडस्ट्रियल ग्रुप्स इन इंग्लैंड। लेट्स कम टू सी अबाउट दैट आल्सो। जस्ट नाउ आई सेड the cotton goods, Indian cotton goods which were famous in Britain, now there is a complete turn up। टर्न ये हुआ कि जो हमारा बना हुआ माल जाता था वहां पे, अब उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज लगने लगी। भारत का कॉटन टेक्सटाइल का जो सामान बना हुआ जाता था, अब उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज लगने लगी, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे इंग्लैंड के, वहां के कॉटन इंडस्ट्री में सामान बनने लगा, वहां के सरकार को उन्होंने प्रेशराइज किया कि हम अपने देश में बना हुआ बेचेंगे, तो इंपोर्ट ड्यूटीज लग गई। अच्छा होते हुए भी, आवर क्लोथ वॉज ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छा होते हुए भी हम उनसे पिछड़ गए। हम गिवर थे, देने वाले थे, काफी फेमस थे, लेकिन अब वहां पे तो इंग्लैंड में हम पिछड़ गए क्योंकि उनका कॉटन सामान बिकने लगा। इतना ही नहीं, नाउ वी विल सी, हम देने वाले अब लेने वाले बन गए थे। सी, देने वाले अब लेने वाले बन गए थे। कैसे? कम हियर। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट परसुएडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी भारत में, फिर पॉलिटिकल पावर भी बन गई। सेम टाइम वहां तो उन्होंने इंग्लैंड में और वी कुड से ब्रिटेन में तो अपनी कॉटन इंडस्ट्री का बेचना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने और भी क्या किया। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट परसुएडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी। Where was East India Company? East India Company was in India. You also know about it, children. Industrialists persuaded the East India Company to sell British manufactures in Indian market. अब हम यहाँ से कॉटन का बना हुआ सामान बेच रहे हैं। आपका काम ये होगा कि आप उसको कहाँ बेचें? इंडियन मार्केट में। Well, so exports of British cotton goods increased dramatically in early 19th century. हमारा जाता था उनके यहाँ पे, लेकिन अब ब्रिटेन में भी इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से हम पीछे हो गए और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया। अब उनका कॉटन का बना हुआ सामान हमारे यहाँ आने लगा। Exports of British cotton goods increased dramatically in early 19th century.
at the end of 18th century, listen what is given here, at the end of 18th century उनका एक्सपोर्ट कब इंक्रीज शुरू होने हुआ था, इन द अर्ली 19th century। तो आइए उसके पहले का थोड़ा आंकड़ा देखें। At the end of 18th century there had been virtually no import of cotton goods into India। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, कितना चेंज हो गया। By the end of 18th century there had been virtually no import of cotton goods into India, but by 1850 cotton piece goods constituted over 31%। 1850 तक जो cotton goods आता था that constituted over 31% of value of Indian imports, and by 1870s it has increased to 50%। See the complete change। The giver has completely turned into receiver। हमारे सामान जाते थे लेकिन ये कंप्लीट टर्न ओवर किया ब्रिटिशर्स ने, अपने देश से भी हमको हटाया और हमारे देश के मार्केट पे भी कब्जा किया। हेनरी पेटुलो ने ये कहा था कि भारत का टेक्सटाइल का डिमांड कभी रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि नो अदर नेशन प्रोड्यूस द सेम क्वालिटी क्लोथ। लेकिन उसके बावजूद भी ये हुआ क्योंकि वहाँ पे जो कॉटन इंडस्ट्रीज आई थी उनको बेनिफिट कमाना था। इंग्लैंड से भी पीछे किया, इंपोर्ट ड्यूटीज लगा के भारत में भी प्रोडक्ट्स बेचने लगे, किसको परसुएट करके, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो हम जो फेमस थे ऑल ओवर वर्ल्ड, ब्रिटिशर्स ने हमको चारों ओर से पीछे कर दिया। नाउ लेट्स कम टू सी व्हाट हैपेंड टू कॉटन वीवर्स। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर। Now come to see about again the problems of cotton weavers. Once we have already gone through the problems of cotton weavers कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सामान नहीं मिलता था तो उन्होंने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जमाया था, किसके साथ में, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर्स बाय अपॉइंटिंग गोमस्तास। नाउ वी आर गोइंग टू सी द अनदर प्रॉब्लम ऑफ कॉटन वीवर्स। कॉटन वीवर्स के अलग प्रॉब्लम। The cotton weavers in India thus face two problems at the same time। जो भारत के कॉटन वीवर्स थे उन्होंने फेस किया दो प्रॉब्लम एक ही साथ। क्या प्रॉब्लम था? Their export market collapsed। एक्सपोर्ट मार्केट, बेचारे जो सामान बना के भेजते थे यहाँ से वो मार्केट क्या हो गया, कोलैप्स, ढह गया। Their export market collapsed and second the local market shrunk। लोकल मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट तो गया लेकिन जो लोकल मार्केट जो था भारत का, जहाँ पे वो अपना कॉटन प्रोडक्ट्स बनाकर बेचते थे, लेकिन लोकल मार्केट भी सिकुड़ गया, वहाँ पे भी बेचारे नहीं बेच पा रहे थे। क्यों? Why the local market shrunk? See here, reason is also here, my dear children। Produced by machine at lower cost, the imported cotton goods। जो कॉटन गुड्स इंग्लैंड से इंडिया आ रहा था वो मशीन से बना हुआ था। मशीन से बनने के वजह से they were so cheap। मशीन में बना था इसलिए वो बहुत सस्ते थे। That weavers in India could not easily compete with them। और भारत के वीवर्स किससे बनाते थे? हाथों से बनाते थे। लेकिन जो कॉटन गुड्स आ रहा था ब्रिटेन से, मैनचेस्टर से, वो मशीन मेड था, प्रोड्यूस बाय मशीन, मशीन से बना हुआ था, लोअर कॉस्ट पे था, एंड दे वर सो चीप, बहुत सस्ता था। इसलिए जो भारत के वीवर्स थे दे कुड नॉट इजिली कम्पीट विद देम। By 1850, now we are focusing here on the problem of weavers। By 1850s, the report from most weaving region of India narrated stories of decline and desolation। जो हमारे इंडियन वीवर्स थे
वो डिक्लाइन में चले गए थे, क्योंकि अब वो अपना सामान नहीं एक्सपोर्ट कर सक रहे थे और उनका लोकल मार्केट भी उनके हाथ से चला गया। दिस वॉज द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ वीवर्स इन इंडिया। जो हम कहते हैं ना, भारत एक अमीर देश था, गिवर था, लेकिन उसको पूरी तरह से उल्टा टर्न कर दिया किसने? ब्रिटिशर्स ने। नाउ लेट्स कम to one more point to see about the cotton weavers.